पहले आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। जैसा कि आज मैं आप सभी लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ यूजीसी नेट जेआरएफ पीएचडी के रिज़ल्ट को लेकर। जैसा कि आप सबको पता है कि इस बार जो रिज़ल्ट आने वाला है एनटीए यूजीसी नेट जो जारी करने वाला है 2024 में, वो 3 भागों में बेसिकली जारी करेगा। एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिज़ल्ट निकालेगा आपका, एक जेआरएफ के लिए रिज़ल्ट निकालेगा और एक पीएचडी के लिए। जो जेआरएफ का कट ऑफ जाएगी वो हाई जाएगी। अभी हम कट ऑफ पर भी बात करेंगे, मैंने नीचे मेंशन कर रखा है। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जेआरएफ से थोड़ा सा नीचे रहेगी, यानी कम रहेगा। और पीएचडी की अगर हम लोग बात करते हैं तो नेट से भी ये थोड़ा सा कम रहेगा। यहाँ आप जो है पीएचडी में एडमिशन के संदर्भ में रहेगा। तो कल 7 सितंबर था और कल ही आंसर की जारी हुआ है। जो पेपर 22 अगस्त 2024 को हुआ था सोशल वर्क का पेपर, उसी समाज कार्य द्वितीय प्रश्न पत्रों पर आज हम लोग जो है इसके आंसर की के बारे में जारी करेंगे या इसी के बारे में देखेंगे। ठीक है, जहाँ लगेगा कि कुछ प्रश्न अपवाद के रूप में है, मैं आप लोगों से बताऊंगा कि कौन कौन से प्रश्न ऐसे बन सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूजीसी नेट की अपेक्षित कट ऑफ 2024 का क्या होने वाला है। ये एक अनुमान है, ऐसा आप लोग ना समझे कि जो रोहन सर ने बताया है शायद यही कट ऑफ रहे, ऐसा नहीं है। ये केवल एक अनुमान है मेरा, ऐसा कट ऑफ रहेगा, इसी के इर्द गिर्द रहेगा, है ना। तो ये देखिए नीचे मैंने एक तालिका बना रखी है, इस तालिका के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। ये मैं पीडीएफ आप लोगों को भी शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप में। ठीक है, तो देखिए आपके सामने यहाँ पे जो है बेसिकली एक विषय आप सभी लोग देख भी रहे हैं कि ये विषय निर्धारित है जो सोशल वर्क यानी सामाजिक कार्य है। वर्ग आपका इसमें सामान्य को लेकर, ईडब्ल्यूएस को लेकर, ओबीसी जो एनसीएल को लेकर बनाए हैं। ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को लेकर। मैंने कल प्रश्न देखा है आप लोगों का, प्रश्न बेसिकली फैक्ट वाइज ज़्यादा हैं। कुछ प्रश्न हैं जो लगभग आपके कुछ प्रश्नों में अगर मैं बात करूं तो आई थिंक 12 या 15 क्वेश्चंस ऐसे मैं मान के चल रहा हूं। अभी हम डिस्कस करेंगे उस पर भी। 12-15 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बेसिकली आपको विचार करने हैं। पॉइंट में ए बी सी डी दिया हुआ, इनमें से चुनाव करना है कि भाई बी सी डी होगा या ए बी सी होगा, इस तरीके से चुनाव करना है। यदि उस 15 क्वेश्चन में से जिन बच्चों ने 8 से 9 सवाल सही किए हैं तो उनका आसानी से जेआरएफ हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत ही ईजिली तरीके से, क्योंकि प्रश्न बहुत सरल था और वो सरल प्रश्नों को सभी बच्चों ने सही तरीके से अटेंड किया है। ठीक है, गलती कहाँ किया है बच्चों ने, बेसिकली जहाँ विचार करने वाले हैं, जहाँ बेसिकली दिया गया है कि हमें ए बी सी डी किस क्रम में चुना, उस क्रम को आधार पे लेकर और उस प्रश्न के बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर बताया गया, तो वही बेसिकली आप लोगों को इस बार नेट और जेआरएफ निकालने वाला है। हर साल की अपेक्षा इस 2024 में आप लोगों का कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहेगा। मैंने बेसिकली यहाँ पे एक अनुमान बताया है कि जेआरएफ को लेकर अगर मैं बात करता हूँ तो 196 जनरल कैटेगरी को लेकर बन सकती है। देखिए 196 से लेकर 202 यानी 202 के बीच में, 202 के बीच में आप लोगों का ये जाएगा जेआरएफ का कट ऑफ। ध्यान रखिए क्योंकि पेपर बहुत इजी था, है ना, बच्चों ने नंबर अच्छे गेन किए हैं इसमें। असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर मैं कट ऑफ की बात करूंगा तो 178 मान के चलिए 180 के बीच में, 180 जा सकता है ना। ये बेसिकली प्रोफेसर के लिए है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ ईडब्ल्यूएस के लिए तो 188 आपका जेआरएफ हो सकता है। और 162 की अगर हम लोग बात करेंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जैसे हम लोग बोलते हैं नेट के लिए पॉसिबिलिटी हो सकती है इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। देखिए 188 किससे लेकर मैं बात करता हूँ तो 190 भी हो सकता है ना। मैं एक अनुमान बता रहा हूँ कि 190 और 188 के बीच में अगर ईडब्ल्यूएस का कोई स्टूडेंट है
तो मेरा मानना जहाँ तक है 99% की उसका जेआरएफ होगा, है ना। और वहीं अगर मैं बात आप लोगों से करता हूँ कि 162 के बीच में, 162 के बीच में, ठीक है, हाँ 162 एंड मान के चलिए कि 180 के बीच, है ना, इसके समथिंग मान के चलिए, इसके 170 मान लीजिए, ज़्यादा हो जाएगा 180, तो 170 मान के चलिए, इनके बीच में रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर का। ओबीसी देखिएगा एक बार, ओबीसी में अगर मैं आपसे बात करता हूँ जेआरएफ को लेकर ओबीसी की, तो ओबीसी का जो जेआरएफ होगा बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो 194 और 180 के बीच में जाएगा। ये इतने के बीच में ही कट ऑफ आएगा। आप जितने बच्चे ओबीसी के हैं इस चीज़ को ध्यान से सुन लीजिए कि अगर उनका 194 और 180 के बीच में आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये आसानी से जेआरएफ ला सकते हैं ओबीसी की कैटेगरीज में अगर वो आते हैं, ठीक है। 156 से लेकर 166 की बात मैं कर रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है। इसके बीच में आप लोग अगर नंबर है तो आप आसानी से असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर ओबीसी कैटेगरीज के हैं तो आप आसानी से असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है निकाल सकते हैं इस बार, अगर नंबर आपका बन रहा है तो। अनुसूचित जाति की बात करता हूँ, एससी इसको कहते हैं, अनुसूचित जाति समाज कार्य में अगर हम बात कर रहे हैं आप लोगों से, देखिएगा यहाँ अगर मैं बात करूँ तो जो जेआरएफ का यहाँ पे बताया गया है तो 172 है। यहाँ मैं ना 186 से लेकर 172 की बात कर रहा हूँ, इनके बीच जो अनुसूचित जाति के हैं। ये देखिए एससी की इस बार कट ऑफ कितनी बन रही है ना। सिंपल सी बात है, इतनी कट ऑफ जा सकती है ना। मैं एक अनुमान बता रहा हूँ, देखो इससे ऊपर नीचे भी हो सकता है। आप ऐसा ना सोचें कि बस यही कट ऑफ निर्धारित हो गई है, ऐसा नहीं। केवल मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ क्योंकि पेपर मैं अभी आपको दिखाऊंगा, उस पेपर के आधार पर बता रहा हूँ। प्लस में मैं जो विगत वर्षों में कट ऑफ बनाई गई थी उसके बारे में भी मैंने एनालिसिस किया है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको पहली बार ये बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि जब जितनी लास्ट टाइम में विगत वर्षों में पेपर हुआ है उन पेपरों को देखता हूँ मैं, और उसके आधार पे मैं उनके कट ऑफ को भी देखा हूँ, ठीक है। तो इस आधार पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, इस बार का। तो अनुसूचित जाति में 172 से लेकर 186 के बीच में जेआरएफ होगा। और यहाँ पर देखिए अगर मैं नेट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे निकालने के परिपेक्ष में तो 142 है, और 142 से लेकर 152 के बीच में अगर नंबर है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं अनुसूचित जाति के स्टूडेंट नेट, ठीक है, इसके बीच में, ठीक है। आप देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति को लेकर, अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 166 यहाँ पर बेसिकली 166 से लेकर 176 के बीच में यदि नंबर आ रहा है तो आपसे मैं ये कह सकता हूँ आसानी से कि आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ 176 या 178 मान सकते हैं आप लोग, है ना, इसके बीच जा सकता है, 178 के बीच भी हो सकता है। तो इन नंबरों के बीच में नंबर बेसिकली निर्धारित अगर आप लोगों के आ रहे हैं तो आप ऐसा मान सकते हैं कि आपका जेआरएफ है, अगर आप एसटी से हैं तो, ठीक है। वहीं अगर मैं आपसे बात करता हूं तो 144 आपका असिस्टेंट प्रोफेसर से बात करें तो 144 टू 150 के बीच में, 150 के बीच में यदि आपका नंबर आ रहा है तो आप आसानी से असिस्टेंट प्रोफेसर का भी जो नेट जिसको आप लोग बोलते हो नेट आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। ये देखिए बेसिकली मैंने कट ऑफ निर्धारित किया है। अब पीएचडी के लिए जैसे कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने एमएसडब्ल्यू किया है, एमएसडब्ल्यू करके अभी या उनका एमएसडब्ल्यू चल ही रहा है अभी, है ना, पेंडिंग में है। बहुत बच्चे होंगे बीएसडब्ल्यू कंप्लीट कर रखा हो, उसके आधार पे भी भर दिया होगा फॉर्म उन्होंने। तो यहाँ अगर मैं बात करता हूँ 178, तो 178 के नीचे अगर आप बात करूँ तो जो नंबर आने वाला है वो पीएचडी के लिए होगा। 162 के नीचे या 170 के नीचे अगर जो नंबर आने वाला है वो पीएचडी के लिए होगा। 166 के नीचे जो नंबर आने वाला है वो पीएचडी के लिए होगा। 152 की बात अगर हम बात करेंगे अनुसूचित जाति में तो वो पीएचडी के लिए होंगे, ठीक है। तो ये सिंपल बात है, आप आसानी से इसकी आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। हालांकि मैंने यहाँ पे पीएचडी के लिए नहीं बताया, लेकिन ये मैं आपको साफ शब्दों में क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे कि इससे नीचे अगर नंबर आ रहा है तो जाहिर सी बात है आप लोगों को पीएचडी के लिए होगा, है ना। तो ये था कट ऑफ को लेकर। जो मुझे लगता है इस बार
आप लोगों के नंबर जो है कुछ इसी तरीके से आपके सामने प्रस्तुत होने वाले हैं। ठीक है, यदि आपके मन में कोई डाउट है इस कट ऑफ वगैरह को लेकर, देखो केवल मैंने क्या अनुमान एक गेस किया हूँ। ठीक है, और ये रिकॉर्डेड क्लासेस है, आप लोग चाहो तो इसे बाद में भी देख पाओगे, देख लोगे। और जिस दिन रिजल्ट आएगा मैं आपको वो भी दिखाऊंगा और ये भी आपके सामने सर होगा, कोई खास अंतर नहीं मिलेगा। जी सर बताएं। जी हाँ सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सोशल वर्क में सर ऑल ओवर इंडिया कितने स्टूडेंट बैठते हैं इस एग्जाम में देखिए सोशल वर्क के ये थ्रू? बेसिकली ये किसी मेरे द्वारा बताया ना, बेसिकली ये नहीं सत्य है। कारण ये है कि उसमें कैंडिडेट वो एनटीए यूजीसी नेट निकालेगा, है ना, वो कैंडिडेट कितने हैं अब इतना मुझे नहीं पता है कि कितने कैंडिडेट हैं फ़िलहाल की वही सोशल वर्क के। और जो पेपर दिया गया था ऑफलाइन, आप मान के चलिए कि उसमें कैंडिडेट दर्शाया गया था, तो उस कैंडिडेट से आप कम कर लीजिए, 150 तो कम ही कर लीजिए आप, क्योंकि दोबारा जो पेपर हुआ उसमें उतने बच्चे उपस्थित नहीं हुए थे। ठीक है, तो जो ऑफलाइन वाला पेपर हुआ है उसका आप लोग देख लीजिएगा कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कितने हैं सोशल वर्क का, क्योंकि उसने एनटीए ने जारी किया था, निकाला था कैंडिडेट का ना वो संख्या, और उसी में से आप लोग जो है थोड़ा सा कम करके या अप्रॉक्सीमेटली आप लोग लगा के बैठ सकते हैं या बता सकते हैं वहाँ पर, है ना। किसी मतलब यहाँ ऐसा थोड़ी ना किसी को पता है, ये तो आयोग को पता है उसके पास नंबर ऑफ कैंडिडेट किसके पास, वही तो सर निर्धारित एनटीए की वेबसाइट पे मिल जाएगा? हाँ अभी नहीं सर आया है। एनटीए की वेबसाइट पे हाँ मिल जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगा, लेकिन अभी आया नहीं है, बराबर चेक करते रहिएगा, वो देगा, वो उस पर निकालता है ना, वो निकालता है, अभी आया नहीं है। जैसे आ जाएगा मैं ग्रुप में डालूंगा अभी आप लोगों को, अभी नहीं आया होगा। तो ये बताओ एक बार कि कट ऑफ आपको समझ में आया? यहाँ पर ये कंफर्म करिए पहले, क्या कट ऑफ आपको ये बात समझ में आ रही है? इसके बीच में कोई भी हाँ सर क्लियर है सर, ये सर क्लियर है बिल्कुल। चलो तो ठीक है, हरिहर राम। चलो अब ध्यान से सुनिएगा, अब हम बात करने वाले हैं आप लोगों से समाज कार्य। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और आप लोग मैच करिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोगों को जो है यहाँ पे सही गए हैं। ठीक है, और मतलब आप ईमानदारी से लास्ट में मुझे बताइएगा भी कि कितने नंबर आप लोगों के बन रहे हैं। ठीक है, चलिए तो मैं एक बार आप सभी लोगों को यहाँ पे सोशल वर्क के प्रश्न को स्टार्ट करता हूँ। देखिए ये प्रश्न जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 22 अगस्त 2024 का समाज कार्य का द्वितीय प्रश्न पत्र है, और मैं इन्हीं प्रश्न पत्रों पर आप लोगों से डिस्कस करने चल रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखो ये पहले बेसिकली जो दिया गया है वो पेपर दिया गया है आपका फर्स्ट पेपर, और फर्स्ट पेपर को बेसिकली अगर आप लोग मैं बताऊँ, अगर मान के चलिए कि 25-30 भी 25 मान लीजिए या 20-25 के बीच में आप लोग आ भी रहे हैं, सही आपका हो रहा है, तो नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सोशल वर्क में काफ़ी अच्छा नंबर गेन करना पड़ेगा आप लोगों को सोशल वर्क में, है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं फर्स्ट पेपर के बारे में बेसिकली मैंने पहले ही बताया कि मैं पेपर फर्स्ट नहीं पढ़ाता हूँ, इसलिए इसका मैं आंसर की आपको नहीं बताऊँगा। मैं सीधा लेके चलता हूँ आप लोगों को सोशल वर्क के प्रश्न। ठीक है, तो ध्यान से एक बार आप सभी लोग सुनिएगा, मैं सोशल वर्क पर आप लोगों को लेके चल रहा हूँ। ये देखिए, ठीक है, पहला क्वेश्चन है, और बेसिकली यूजीसी नेट सोशल वर्क का क्वेश्चन नंबर 51 है ये, है ना। तो देखिए यहाँ पे काउंसिल ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन, यानी एक तरफ एसोसिएशन आ रहा है और एक तरफ उसकी स्थापना का वर्ष आ रहा है ना। और आप सब भलीभांति तरीके से जानते हैं ये 1952 की स्थापना की गई थी काउंसिल ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन की। वहीं अगर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्कर की बात करूंगा, ये मैंने आपको कई बार बताया है, 1956 में इसकी स्थापना हुई है, और सबसे आसान तो यही था। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स की बात करेंगे तो 1955 हो जाएगा, और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ सोशल वेलफेयर की स्थापना की बात करेंगे अगर हम लोग तो 1928 हो जाएगा। तो आप आसानी से इस तरीके से आप गेन कर सकते हैं कि जो पहले का 3 गया है और पहले का क्या गया हुआ है, पहले का 3, हाँ पहले का 3 है और दूसरे का 4 है, तो आप आसानी से मैच कर सकते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड को, है कि नहीं। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये बात? बता दीजिए एक बार, स्पष्ट करिए। ऑप्शन नंबर यस सर क्लियर है। तो देखिए यस क्लियर है। यहाँ तो मैं आपको बता दूं कि ये अभी आप लोगों को मैं ऐसे ही ये पीडीएफ सेव कर लूँगा और आप लोगों के ग्रुप में डाल दूंगा, ताकि आप इस पीडीएफ को ओपन करो तो क्वेश्चन के साथ साथ आपको तुरंत आंसर मिल जाए, तो ये ताकि आपको आसानी होगी। ठीक है,
चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर देखिए ठीक यहाँ है, पर ठीक है। 52 कहता है भारत में औद्योगिक परिस्थितियों की जांच और पड़ताल करने के लिए श्रम संबंधी रॉयल कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी। ये भी आसान क्वेश्चन है, टोटली फैक्ट पर बेस्ड है और सही जवाब होगा 1929। देखिए यहाँ आप आंसर ऑप्शन चूज पे मत जाइएगा क्योंकि यहाँ गलत बच्चों के द्वारा दिया गया है। यहाँ बेसिकली क्वेश्चन नंबर जो 52 का है वो सही जवाब क्या होना चाहिए, 1929 होगा। तो आपका ऑप्शन थर्ड यहाँ पे सही माना जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट हमारे सामने आता है वो है क्वेश्चन नंबर 53। निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध पर्यावरणीय या पर्यावरणवादी नारीवाद के रूप में जानी गई है। ये ऑप्शन में दिया गया है। तो नाम वंदना शिवा है ना। वंदना शिवा बहुत ही फेमस नाम, और जब मैं आप लोगों को करवाऊंगा ना तो वहाँ इनका नाम बताऊंगा। पर्यावरण के जो आंदोलन है या आंदोलनकारी हैं, जो चिंतक हैं, विचारक हैं, उन सभी लोगों के नाम में एक नाम वंदना शिवा का नाम आता है। बहुत ही फेमस नाम है। क्या बता सकते हो इन्होंने किस संस्था के रूप में, एक एनजीओ बेसिकली इन्होंने नवनिर्मित कर दिया है। वंदना शिवा ने एक एनजीओ नवनिर्मित कर दिया है, जानते हैं वो क्या है उसी आंदोलन को। प्लीज़ बताइएगा एक बार प्लीज़, वंदना शिवा का कौन सा आंदोलन है। मैं केवल आप लोगों से जानकारी के लिए बेसिकली पूछ रहा हूँ, है ना। बताइए, नहीं पता है क्या आप लोगों को। अगर नहीं पता है तो जब मुझसे कहोगे तभी बात। ऐसे तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए नहीं पता सर। नवदान्या आप लोगों ने सुना होगा, नवदान्या आंदोलन करके। मैं देखो जो पुराने बच्चे आज क्लास में नहीं है क्या, जून वाले, यानी मुझे फिर उनको लिंक देने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, चलो बहुत अच्छी बात है फिर तो, अगर नहीं है तो। वंदना शिवा की अगर हम लोग बात करते हैं तो नवदान्या आंदोलन करके आप लोगों ने नाम सुना होगा, है ना। और है हम लोग। हाँ, तो इसमें बेसिकली वंदना शिवा ने क्या किया कि एक पर्यावरणीय कार्यकर्ता और पारिस्थितिकीयविद के रूप में ये जानी जाती हैं वंदना शिवा, और एक एनजीओ के रूप में ये उभर गया, है ना, नवदान्या आंदोलन करके। तो एक बेसिकली क्या है, एक एनजीओ के रूप में ये उभरा है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा था कि ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला सवाल की तरफ हम लोग रुख करेंगे, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ रहा है और कह रहा है कि शोध को रेखीय मॉडल प्रक्रिया को अनुक्रम में व्यवस्थित करना। ये रिसर्च के परिप्रेक्ष्य में सवाल दिया गया है। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप सिद्धांत को रखिएगा, क्योंकि रेखीय मॉडल की बात कर रहा है ना, चक्र में नहीं चलेगा। ये रेखा में चलने का मतलब होता है कि सबसे पहले आपको क्रियाएं बेसिकली रिपीटिशन के रूप में नहीं हो सकती हैं, ऐसा आप मान सकते हो। तो पहले आप सिद्धांत को रखिएगा और तत्पश्चात हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना को रखिएगा, और उसके बाद आप लोग जो है यहाँ पे प्राचरणीकरण शब्द को शामिल करिएगा, और उसके बाद आप लोग जो है प्रतिचयन होता है, एक प्रकार से सिलेक्शन होता है, उस प्रक्रिया को चयन करिएगा, और लास्ट में डेटा को संग्रह कर दीजिएगा। तो ये तो बहुत आसान सवाल था, और सही ऑप्शन मेरे हिसाब से अगर बात करूँगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा वाला ही करेक्ट जवाब जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 55, और यहाँ पे देखिए कार्यक्रम उद्देश्यों के संदर्भ में परिवर्ती या परिवर्णित शब्द स्मार्ट है ना, ये स्मार्ट है। और मैंने ये शायद कोई बच्चा मुझसे कहा भी था कि सर स्मार्ट एक क्वेश्चन, जब टेम्परेरी हम लोग आंसर की निकाल रहे थे तो उसमें मैंने पूछा था आर का मीनिंग, तो जो है रेलेवेंट शब्द बताया था। रेलेवेंट शब्द इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी यानी सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब होगा, है ना। एक योजना है, उसी योजना के अंतर्गत इसने उसके आर का मीनिंग पूछ लिया। ठीक है, आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण वितरण की फिट की उत्तमता। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं यहाँ पे कि इन प्रश्नों की ना व्याख्या मैं हर एक ऑप्शन की करूँगा, वो पार्ट के रूप में करूँगा, वो मैं आपकी लाइव क्लासेस में जिक्र करूँगा। हालांकि यहाँ मैंने वीडियो ये पब्लिक करूँगा, इस वजह से बेसिकली मैं कोई मेन चीज़ों पर जिक्र करूँगा आप लोगों से, है ना। बाकी जो भी अगर आपको डाउट आएगा तो आप पूछ सकते हो, मैं उस डाउट को आपको यहाँ पे क्लियर करूँगा, है ना। तो इसका मतलब है गुडनेस ऑफ फिट को लेकर, गुडनेस ऑफ फिट को लेकर बात किया है। तो इस सवाल का सही ऑप्शन जो होना चाहिए वो काई स्क्वायर होना चाहिए। देखिए गुणवत्ता की जो बात होती है ना, गुणवत्ता के लेकर, वो मैंने पहले भी आपको ट्रिक बता रखा था कि वो केवल काई स्क्वायर में ही आता है। गुणवत्ता की बात काई स्क्वायर में ही आता है।
तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन आपका 4 ही करेक्ट होना चाहिए, है ना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में। ये देखो इंग्लिश में ही आया हुआ है क्वेश्चन, मैं सोचा इंग्लिश से। देखिए कुछ क्वेश्चन में बच्चे जैसे जो इंग्लिश में कर रखे होंगे ना, वो इंग्लिश उनके पास इंग्लिश में ही आ गया है, ठीक है। देखिए थ्योरी बिल्डिंग इन सोशल वर्क की बात कर लेते हैं। पता है किसका ये कॉन्सेप्ट दिया गया है? ये गार्डन हैमिल्टन का नाम होना चाहिए यहाँ पे, इसने हैमिल्टन ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये 4 हो जाएगा। सोशल ग्रुप वर्क प्रैक्टिस की बात करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा? विजडम एंड विल्सन एंड राइलैंड का नाम है। कम्युनिटी में मैं आपको पढ़ाऊंगा इसको लेकर, थोड़ा सा सोशल वर्क को लेकर रिलेट कराया है ग्रुप वर्क को। सोशल वर्क एंड यहाँ पे सोशल ग्रुप वर्क प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस को लेकर आप लोगों को बहुत ही फेमस नाम है जी, जानते भी हैं, HB ट्रेकर का नाम। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके सामने एक थ्योरेटिकल ग्रुप वर्क विथ चिल्ड्रन की बात आती है तो गेसल कोनोफ्का का नाम आ जाता है। तो 4 3 2 1 हो जाएगा, 4 3 2 1 हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर सेकंड दिख रहा है वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हालांकि आप एक एक ऑप्शन से भी आप आसानी से चुनाव कर सकते थे इसका, ठीक है, कि जो इजी है उसके आधार पे भी आप एक को पकड़कर ऑप्शन को करेक्ट कर सकते थे। समाजकारी शोध के आयोजन में कौन सा वैज्ञानिक प्रक्रिया शामिल या सम्मिलित है? तो सही का आइडेंटिफिकेशन हमें क्या करना है, उसकी पहचान करनी है। बहुत ही आसान सा सवाल है ये, और मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप क्या रखेंगे, शोध के विषय का निरूपण करना। आप सी जहाँ पर ढूंढेंगे, अच्छा सी के बाद एक और ढूंढ लीजिए, आपका साहित्य लिटरेचर आप रिव्यू कर लीजिए, यानी ए कर लीजिए। तो जहाँ सी और ए दिख जाए उस ऑप्शन को सही कर दीजिए, आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। ये तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये आसान सा सवाल है। डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम निम्न में से किसने लिखा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगामी परीक्षा ये आपको जो दिसंबर में होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्रश्न आप लोगों को बना सकता है दोबारा से। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि अमृतेन सेन का नाम आता है, और विकल्प आपका यहाँ पे जो जाने वाला है वो आपका दूसरा विकल्प ही सही माना जाएगा, ठीक है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सन 1984 की बात मैं कर रहा हूँ, ग्रूनिंग एंड हंट के बारे में। इनके द्वारा 4 प्रकार के दिए गए थे जनसंपर्क मॉडल दिए गए थे, है ना। हालांकि मैं बताऊँ ये बेसिकली मैंने करवाया नहीं था इनके बारे में, अगर मैं करवाता तो मैं आपको बता भी देता हूँ कि करवाया था मैंने। लेकिन ये 4 पब्लिक रिलेशंस है, जिसको इससे PR कहा जाता है, PR कहा जाता है। ये पब्लिक रिलेशंस होते हैं, ये प्रकार के ये मॉडल है। और ये मॉडल दिया किसके द्वारा है? तो आप सभी लोग बता सकते हो यहाँ पे कि ग्रोनिंग एंड हंट के द्वारा बेसिकली ये दिया गया है। 4 टाइप का होता है। एक होता है बेसिकली प्रेस होता है, प्रेस पब्लिसिटी एक, और दूसरा एक होता है पब्लिक इन्फॉर्मेशन, है ना, पब्लिक इन्फॉर्मेशंस होता है ये दूसरा। और तीसरा होता है टू वे करके एक होता है, टू वे मतलब असीमित का मतलब क्या कहेंगे हम लोग, असमिट कह सकते हैं, है ना, असमेटिकल बोल सकते हो आप टू वे को। और उसके बाद एक चौथा होता है टू वे सेमिटिकल, तो मतलब एक प्रकार से एक समित भी होगा और एक असमिति भी होगा। तो यानी देखिए D और E तो श्योर है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये तो शामिल है। अब एक प्रेस को रख लीजिए और एक पब्लिक को रख लीजिए। क्रम के आधार पर अगर मैं आप लोगों से बात करूंगा तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, यहाँ पर A ऑप्शन को चुनाव करिए, फिर उसके बाद E वाले ऑप्शन को चुनाव कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आप B वाले ऑप्शन को चुनाव कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आप C वाले ऑप्शन को चुनाव कर लीजिएगा। ये आपका ऑप्शन बन जाएगा। देखिए किसी में आ रहा है क्या, AEBC ऑप्शन सेकंड बन रहा है यहाँ पे, है ना, क्या बन रहा है, ऑप्शन सेकंड बन रहा है ना, यही बन रहा है, देखिए तो सही बार। और यही विकल्प आपका सही होगा, सन 1984 का। इसका कंटेंट, इसकी PDF मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, आप सभी लोग निश्चिंत रहें, ठीक है। 2 तरफा असमित क्या होता है, 2 तरफा सम्मित क्या होता है, प्रेस एजेंसी यानी प्रचार क्या होता है, सार्वजनिक सूचनाएं क्या होती है। ये मॉडल बेसिकली ना मूल से लेकर परिष्कृत जो
पब्लिक रिलेशंस होते हैं उन प्रथाओं तक ही प्रगति पर आधारित है, और ये संगठन को प्रतिस्पर्धा में आगे रहने के लिए दिशा निर्देश हो गया, रणनीति हो गई, कार्यक्रम हो गया, इनको विकसित करने में मदद करता है। ये समझ रहे हैं ना मेरी बात को। और जो दो मॉडल एक तरफ मतलब टू वे है या वन वे है, ऐसे कंडीशन में जो चीज़ें आती हैं वो एक प्रकार का ना एक संचार चैनल होता है, जिन्हें किसी भी तरह की अगर आवश्यकता है तो उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने पर बल देता है। ठीक है, तो इसके मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगा, आप निश्चिंत रहें, या आसानी से आपको मिल जाएंगे इसके नोट्स वगैरह, आप आसानी से, मैं क्लास लूँगा तो मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को, बताऊँगा इसके बारे में, ईजी है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, जैसा कि आप सबको पता है, ये तो आप लोगों को मैंने कई बार बताया भी है, सन 1919 में बेसिकली इसकी स्थापना की गई थी, है ना, ILO की। ठीक है, और आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, देखो CSR से सवाल पूछ लिया, और जैसा कि इसमें कहा कि CSR समिति द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 के तहत किए जाते हैं, ये क्वेश्चन दिया आपके सामने। तो मैं आपसे कहूँगा CSR नीति बनाना, बोर्ड की अनुशंसा करना, ये इसकी रोल होता है। ठीक है, CSR परियोजना प्रभाव का आकलन एवं मूल्यांकन करने वाले परिप्रेक्ष्य में बात किया। ठीक है, यहाँ ये इस पॉइंट को आप हटा दीजिए, है ना, आकलन करना, मूल्यांकन करना हटा दीजिए। ये बेसिकली कॉरपोरेट एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है ये, है ना। CSR समिति कंपनी अधिनियम 2013 के तहत किए जाते हैं, तो मूल्यांकन आकलन नहीं किया जाता, इसको B को हटाइए। ठीक है, अब यही बात है, अगर ये सवाल आपने इस बार अगर सही कर दिया है तो आप आसानी से ऐसे ही प्रश्नों पर, बाकी तो सवाल इजी आ रहे हैं, बाकी तो सभी बच्चे कर रहे हैं, आप में उन बच्चों में यही अंतर है केवल। ठीक है, आप में और उनमें यही अंतर है कि अगर आपने ये सवाल को सही कर लिया तो पहला आपका करेक्ट हो गया, और उसके बाद आपका C करेक्ट हो गया, क्योंकि C होगा, क्योंकि गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली रकम की अनुशंसा करना, ये बात है। और फिर उसके बाद समय समय पर कंपनी की CSR की नीति के यहाँ पे ये निगरानी होना, आकलन मूल्यांकन हटा देते आप, और ये निगरानी वाला आप रख लीजिए क्योंकि ये है शामिल। और उसके बाद आप कह सकते हो अनुश्रवण भी इसे कहते हैं। और फिर E वाले को देखिए, फिर नीति को लागू करना, कार्य योजना बनाना, बोर्ड की जो है अनुशासित करना, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ACDE को देख लीजिए, जिस ऑप्शन में मिलेगा ACDE ऑप्शन नंबर 3 है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो CSR है, ये समिति द्वारा एक कंपनी अधिनियम 2013 है, उसके तहत कुछ टास्क दिए गए हैं, और टास्क का मतलब होता है फंक्शन, फंक्शन का मतलब होता है काम, और वही काम यहाँ पे शामिल था। केवल B को हटा देते आप, बाकी जो ऑप्शन में आ रहा है वो आपका करेक्ट हो जाता है। ये एक सीक्वेंस भी है कि हम इस तरीके से रोल को प्ले भी करते हैं, A फिर C फिर D फिर A। ठीक है, ऐसे भी आपको लगाना है, ऐसे नहीं कि आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको इसको क्रम में लगाना है। ठीक है, बार बार मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि ये PDF मैं आपको दूंगा, कहीं पता चले कि आप लोग जो यहाँ पे क्वेश्चन में लगाया है स्टूडेंट, उसी को आप सही मान लें। ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ आप सभी लोग इसको ध्यान रखिएगा, IMP क्वेश्चन है, क्योंकि ये सब किताबों वगैरह में मिलते भी नहीं है ना, बहुत ढूंढना पड़ता है, नेट पे भी बहुत ढूंढना पड़ता है, ऐसे सवाल मिलेंगे आपको। अब देखिए, ये तो बेसिकली ईजी है, ये सभी बच्चों ने कर रखा है, भले ये टफ अपने आप में है लेकिन ईजी है ना, सभी बच्चों ने ये कर रखा है। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ टर्नबी हॉल के बारे में कि इसकी जो है रोल की स्थापना या वर्ष के रूप में, तो आप सभी लोग को पता भी होगा कि ये 1884 का रोल आ सकता है या आता भी है। बेवरेज रिपोर्ट की बात करेंगे तो बेवरेज रिपोर्ट कब आएगा, बेवरेज रिपोर्ट बेसिकली आपका 1942 में आता है। और चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की अगर हम लोग बात करेंगे तो अब ये देखो UK की है, ठीक है, तो ये मतलब 1869 का हो जाएगा। एलिजाबेथन पुअर लॉ की बात करेंगे तो ये इससे हो जाएगा। तो आप देखो आसानी से मैच कर सकते हो, A का जो 3 होगा वह आप आसानी से कर सकते हो, और B का 1। तो यहाँ पर थर्ड वाला जो ऑप्शन जा रहा है, ये ऑप्शन आपका तीसरा वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये तो सभी बच्चों ने किया है, ईजी भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रश्न और नेट और JRF आपको निकालने में कौन से सवाल काम करेंगे वो बेसिकली मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। देखो ये भी इजी सवाल है, विधवाओं के पुनर्विवाह के अधिकार की पैरवी निम्न में से किसने की है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया है ना। ये भी आसान सवाल है, ये सभी बच्चों ने लगाया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं। आगे बढ़िए, अब देखिए ये वाला जो सवाल आ रहा है आपके नेट और आपके JRF के लिए, ये सवाल एक अहम रोल अदा करेगा जो आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत हो रहा है। देखिएगा थोड़ा सा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिवास गृह अमेरिका में स्थित है। अब अगर आपने ये सवाल सही किया तो आपके नंबर बढ़ेंगे, है कि नहीं, ये आपके नंबर बढ़ाएंगे।
तो अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो एक इसमें देखिए अधिवास गृह अमेरिका की बात करेंगे तो एक हॉल हाउस आएगा, एक नेबरहुड गिल्ड आएगा, और एक यहाँ पे कॉलेज सेटलमेंट भी आता है, व्यवस्थापन गृह भी शामिल इसमें है, और हाउचेम हाउस भी है। टॉनबी हॉल बेसिकली अमेरिका का थोड़ी ना है, ये तो यूके का है। ये कहाँ का है? यूके का। बाकी ये सभी आपका ए बी सी डी आप लगा दीजिए, ए बी सी डी जिन लोगों ने लगाया है वो आसानी से 2 नंबर यहाँ पे गेन कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें पूछा कि अमेरिका से संबंधित बताइए वो कौन कौन से जो है सुधार गृह में बेसिकली शामिल किए गए हैं, जहाँ पे एक प्रकार से मॉडिफिकेशन किया जाता है, पुनर्वासित किया जाता है लोगों को, वो घर पूछा था वो था। अब ये क्वेश्चन नंबर 66 भी क्या करता है, 66 भी यही आपको कहता है कि निम्न में से बताया आपके कौन सा दोषारोपण की विशेषता है 66 का। अब दोषारोपण की विशेषता आप बता देते हैं तो आपको आसानी से 2 नंबर मिल जाएंगे। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि समाज के वंचित और अपने कष्टों के लिए स्वयं जिम्मेदार है, तो ये पॉइंट आपका सही है ना। और उसके बाद देखिए प्रभावी समूह वंचित प्रति सहानुभूतिशील होना। अब देखो मैंने आपसे सभी लोगों से कहा कि पहली बात तो ये कि कभी भी पॉजिटिव के रूप में कार्य होगा ही नहीं, है ना। तो इन संदर्भों में अगर मैं बात करता हूँ सहानुभूतिशील समूह वंचित के प्रति, ये गलत ऑप्शन आपका रिलेट होता, यहाँ पे मैं कहूँगा इसको हटा दीजिए। फिर डी को यहाँ पे देखिए, फिर सी को देखिए, नकारात्मक वंचितों के लिए स्वयं के पूर्ण होने वाली एक भविष्यवाणी बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है, मे बी पॉसिबिलिटी है नकारात्मक वंचितों के लिए। और फिर उसके बाद देखिए वंचित अपने हाथ जोड़े जो है अपने हाथ जोड़े गए दोष को अंतरीकरण करना, यानी एक प्रकार से इंटरलाइजेशन करना, तो करते हैं इस प्रक्रिया में, किसके प्रक्रिया में, दोषारोपण की विशेषता में, तो ये भी शब्द आपका बन जाएगा। और फिर औद्योगिकीकरण तो है, देखो औद्योगिकीकरण में समृद्धि प्रोटेस्टेंट आचार शास्त्र के विकास के लोकाचार में योगदान दिया है, और ये भी प्रक्रिया बन जाएगा। तो मेरा यहाँ पर कहना ये होगा कि ए सी डी ई को ही चुनाव करिए, ए सी डी ई का ही चुनाव करिए, बाकी विकल्पों को हटा दीजिए, और ए सी डी ऑप्शन में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे तीसरा मिल जाएगा, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। इस तरीके के जो है सवाल आपकी परीक्षा में बनेंगे। देखिए आप देखो कितना आसान सा सवाल, अनुच्छेद में 5वीं अनुसूची पूछ लिया। अब ये सभी बच्चों ने किया है, ये सभी बच्चों का यहाँ पे विकल्प आना चाहिए, और वो विकल्प आपको क्या दर्शाता है, 244 का 1। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं, निम्न में से कौन एक कारक है जो संगठित है ना निर्वज्जित्व है, मतलब एंट्रोपो, यहाँ पे अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशनल, ठीक है, एंट्रोपी हेतु उत्तरदायी नहीं है। ये क्या है, ये बेसिकली एनजीओ के बारे में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें कुछ संगठन के टाइप बनेंगे, संगठनात्मक और एक असंगठनात्मक या गैर संगठनात्मक, इस तरह के टाइप बनेंगे। उन्हीं टाइप के अंतर्गत ये शब्द जो है बेसिकली शामिल किए गए हैं। तो मेरे हिसाब से अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो ये बेसिकली एक प्रभावी कर्मिक नीतियाँ बनाता है, और आयोग ने भी इसी का चुनाव किया है, और ये मैं आपसे कहूँगा कि तीसरा वाला ही विकल्प आपका यहाँ पे सही माना जाएगा। ठीक है, ये फैक्ट है। देखिए इस स्थिति में व्यक्ति पर्सन इन सिचुएशन पद को किसने प्रतिपादित किया है, फ्लोरेंस होलिस ने किया है, ये बात सत्य है ना। तो क्वेश्चन नंबर 69 की अगर हम बात करेंगे तो दूसरा ही विकल्प आपका सही, मैंने इसको कई बार आप लोगों को बताया भी है ना। कुछ ऐसे प्रश्न इसमें आए हैं जो मैं ऑनलाइन क्लासेस में हमेशा आप लोगों से जिक्र करता रहता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70 को लेकर, अब्राहम मैस्लो के 5 मूल मानवीय आवश्यकताएं के पिरामिड के तल, तो मैंने भी अभी आप लोगों के साथ कल ही मैंने बताया था, कल की क्लास में ही बताया था। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, शारीरिक आवश्यकता बताया था, फिर उसके बाद मैंने आपसे क्या बताया था, सुरक्षा और रक्षा की आवश्यकता बताया था, फिर उसके बाद मैंने क्या बताया था, प्रेम और संबंध की आवश्यकता या अपनत्व की आवश्यकता बोला था, फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, आत्मसम्मान की आवश्यकता, फिर उसके बाद मैंने लास्ट में क्या बताया था, आत्मसिद्धि बोला था। तो यानी ये वाला ऑप्शन देखिए, जहाँ पर EBDA जहाँ पर बन रहा है ऑप्शन नंबर 4, ये ऑप्शन आपका सही। तो ये बच्चे सभी लोगों ने किया होगा। अच्छा, ये वही कर सकते हैं जो बेसिकली बराबर सही तरीके से स्टडी किए हैं, ठीक है। आप ये वो नहीं कर पाएंगे भाई, सिंपल सी बात है। अगर आप सोचो कि 10 दिन 15 दिन 20 दिन में नेट का एग्ज़ाम निकाल ले पढ़ के बंदा, तो ऐसे में नहीं, जो बराबर वो चीज़ों से रूबरू है उसके संदर्भ में ही ये इन प्रश्नों को भी सही कर सकता है, ठीक है। ये भी बात ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 71, मैं आप लोगों से क्यों कहता है
कि भाई आप सब लोग बराबर जो है क्लासेस अटेंड करना। रीज़न यही है कि जब आप बराबर क्लास लेंगे ना तो आप उन शब्दों को सुनेंगे मेरे द्वारा। तो सिंपल सी बात है, अगर दिन भर में आपने मेरे से मतलब 1 घंटे क्लास ली तो जाहिर सी बात है आपने 1 या 2 पॉइंट आपने अर्जित किया होगा, है ना, 1 या 2 पॉइंट। और वो काफ़ी मददगार साबित होने वाला है, क्योंकि 1 और 2 पॉइंट याद रखना 6 महीने तक, या वो चीज़ें रैंडम पता रहना 5 महीने 4 महीने तक, काफ़ी बड़ी बात है ना। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि इन चीज़ों को आप लोग फोकस ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। ऐसे शब्दों को भी क्लास पर डे आप लोगों को लेना है। 71 की बात करते हैं, निम्नलिखित समाज कार्य उपागम को उसके उद्भव के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 70 जो है 1 है। अब आप आसानी से यहाँ पर देखिए, मैंने आपसे सबसे कहा कि सबसे पहले यहाँ पे देखिए वेलफेयर शब्द को यूज़ किया है, और मैं लास्ट में इसलिए जोड़ता हूँ सशक्तिकरण लास्ट में। हाँ, कारण इसलिए जोड़ता हूँ क्योंकि रोल लास्ट में ना उसको चाहे देखो वो महिला के परिप्रेक्ष्य में हो या बच्चों के परिप्रेक्ष्य में हो या व्यक्तियों के परिप्रेक्ष्य में हो, दृष्टिकोण में है, वो समाज कार्य के अप्रोच हो या मॉडल हो या थ्योरीज हो या कोई भी क्रिया हो रही है, तो लास्ट में हम उसे ने समाज की मुख्य धारा से जोड़ते हैं। हमारा रोल यही होता है, चाहे वो केस वर्क हो या ग्रुप वर्क हो या कम्युनिटी वर्क हो। और जब आप उस व्यक्ति को, उस समूह को, उस समुदाय को समाज की मुख्य धारा से जोड़ देते हो, तो इसका मतलब वो कोई इम्पावरमेंट की तरफ बढ़ रहा होता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो महिला या मेल या फीमेल हो, या वृद्ध व्यक्ति हो या युवा हो, तो वो बेसिकली सशक्तिकरण की ओर बढ़ता है। तो ये सबसे लास्ट पॉइंट है समाज का, सशक्तिकरण, ठीक है। तो मेरा कहने का आशा यही था कि आप ऐसे ट्रिक लगाते सशक्तिकरण को लेकर, तो ई वाला पॉइंट आपका लास्ट में बन रहा था, तो आप आसानी से कह देते कि भाई यहाँ सही जवाब जो जाने वाला है क्या होना चाहिए, यहाँ पे ई ई ई ई ई लास्ट तो नहीं होगा भाई, क्योंकि मैंने यहाँ पे डी को पहले कर दिया। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या होना चाहिए, देखिए सबसे पहले पॉइंट पर आपको क्या होना चाहिए, चैरिटी। चैरिटी सबसे पहले आता है। चैरिटी मीन्स जानते हैं आप लोग, दान। परोपकार वाली प्रक्रिया में क्या बन जाता है, दान। तो आपका सी यहाँ पर पहले बन जाएगा, और सी के बाद आपका क्या आना चाहिए, सी के बाद वेलफेयर आ जाएगा, ठीक है, वेलफेयर आ जाएगा। वेलफेयर का मतलब हो जाएगा आपका यहाँ पे डी, और डी के बाद अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद आपका क्या आना चाहिए, डेवलपमेंट, यानी आपका बी। और फिर उसके बाद आपका क्या आना चाहिए यहाँ पे, सशक्तिकरण। सशक्तिकरण अब लास्ट में आप यहाँ पे अधिकार आधारित कर लीजिए, क्योंकि अब वो राइट उसका अधिकार मिल गया ना, अब उसे सशक्तिकरण के माध्यम से वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ गया, है ना, अपने अधिकारों पर बेस्ड हो गया, ठीक है। लास्ट पॉइंट तो यही है आपका एम्पावरमेंट, और एम्पावरमेंट के बाद वाला प्रोसेस आता है राइट बेस्ड। तो राइट बेस्ड का मतलब होता है अधिकार उसको प्राप्त हो गया, वो अधिकार सशक्तिकरण तभी मिलेगा ना, जब उसे सशक्तिकरण मिल गया तो उसका मतलब है कि उसको अधिकार के चल गया। तो ये आपको हिस्ट्री में मिलेगा टॉपिक, समाजकारी उपागम के अंतर्गत ये हिस्ट्री का पार्ट एक बनेगा, तो उस पर ये बेस्ड होगा। तो यहाँ पर ई के बाद ना आपका ए भी आपका शामिल रहेगा, और सही जवाब तो बेसिकली सेकंड होगा, सही जवाब आपका सेकंड होगा। और उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 72 में क्या कहता है कि संगठनिक द्वंद्व के निम्न चरणों में एक LR पोंडी, ये एक विद्वान है, ठीक है, ये संगठनिक द्वंद्व के अंतर्गत इनका नाम आता है, और उस प्रोसेस में इन्होंने क्या रीज़न बताया है, तो एक अप्रकट चरण इन्होंने बोला है, और फिर उसके बाद इनका जो कहना है बोधगम्यता का चरण, और उसके बाद इन्होंने अनुभूति का चरण बताया है, और उसके बाद इन्होंने प्रकटीकरण का चरण बताया है, लास्ट में रिजल्ट यानी परिणाम बताया है। तो आप चाहते तो परिणाम के आधार पे भी सही कर देते, लेकिन यहाँ पे विकल्प जो बन रहा है आपका, वो विकल्प आपका तीसरा वाला ही करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर इन जो विद्वानों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, इनके नोट्स मिलेंगे, इनकी क्लास में आप लोगों को लूँगा, ये अभी आगे आने वाला। जैसे अभी आपने मैस्लो का देखा है ना, तो मैस्लो मैंने करवा दिया, यूनिट नंबर 2 का पार्ट था, ठीक है। जैसा कि जो टॉपिक मिलने वाले हैं वो आप आसानी से उन चीज़ों को मैं करवाऊँगा। देखो ये कार्यक्रम योजना, ये सब आपको यूनिट नंबर 7, 8, 9 में यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये सब व्यक्तियों के विकास कार्यक्रमों या परियोजनाओं के प्रति भागिता को निम्न में से समझा जा सकता है, ठीक है। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए था, निर्णय करने की, एक निर्णय का टॉपिक है आपका यूनिट नंबर 8 या 9 में है शायद, है ना, निर्णय करने की प्रतिभागिता।
और ये आपका पॉइंट सही है, पहला वाला आपका पहले ही ऑप्शन पर आएगा। लागू करने की प्रतिभागिता दूसरे पॉइंट पर ही आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें अनुच्छेद, अनुच्छेद का मतलब होता है निगरानी करना, है ना, ये बात ध्यान रखना। और मूल्यांकन में प्रतिभागिता, ये भी सही है। विकास के लाभों की हिस्सेदारी की प्रतिभागिता, ये भी सही होगा। क्रियान्वयन एजेंसी की स्टाफ की भर्ती, देखो यहाँ ये स्टाफ की भर्ती, अब सवाल हम कर रहे हैं व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में, तो स्टाफ ऑप्शन में लिख रहा है तो क्या ये होगा ही नहीं। तो आप आसानी से इस सवाल को भी आइडेंटिफिकेशन कर सकते थे ए बी सी डी के आधार पे। आपका जो ऑप्शन सेकंड जा रहा है ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि प्रश्नों में ही आपको उत्तर मिलता है। मैंने आपको कई बार बताया है, ऑलरेडी देखो व्यक्ति दिया हुआ है और ऑलरेडी आगे ऑप्शन में क्या कर रहा है, एजेंसी को लेकर, स्टाफ को लेकर, जाहिर सी बात है उसके परिप्रेक्ष्य में था ही नहीं वो पॉइंट। अब देखिए निम्न में से वर्गों का वर्ग अंतराल कितना है, ये तो सभी बच्चों ने सही किया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। देखो 10, 10 और 10 के बाद 20, 20 के बाद फिर 10, फिर 20, 20 के बाद 30 यानी 10 का गैप इसमें भी आ गया। फिर 30, 30 के बाद 40 यानी 10 का गैप आ गया। फिर 40 के बाद 50 यानी 10 का गैप आ गया। तो आप देख सकते हो 10-10 का गैप है ये। तो पूछा वर्गों के वर्ग का अंतराल कितना है, मतलब अंतर कितना है, तो आप कह सकते हो 10, यानी ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला ही सही हो जाएगा, है ना। हालांकि ये न्यूमेरिकल सवाल नहीं आते थे पहले, इस बार पता नहीं क्या है एनटीए यूजीसी नेट ने किया कि इस बार आपके सामने प्रस्तुत भी कर दिया, है ना। 75 नंबर का देखिए क्वेश्चन, किसी संगठन के द्वारा विकास संबंधी क्रियाकलाप में सामुदायिक भागीदारी की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए निम्न कदमों का सही क्रम व्यवस्थित करना है। ये संगठन के परिप्रेक्ष्य में आपसे सवाल पूछा गया था। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या दर्शाएगा आपको, तो मैं आपसे कहूँगा कि समुदाय को जानिए। देखो निदान तो लिखा है, आप लोग सोचते डायग्नोसिस वाला पार्ट लास्ट में होगा, लेकिन यहाँ ना ब्रैकेट में एक शब्द लिख दिया कि समुदाय को जानिए, तो आप जब जानने की वजह से पहले नंबर पर रखिए। फिर उसके बाद परिणामों के समुदाय के साथ साझा करिए, ये आपका दूसरा नंबर। जहाँ पे सी ए है उसको पहले रख लीजिए, यानी थर्ड वाले पॉइंट को आप पहले रख लीजिए, और ये तीसरा वाला विकल्प ही आपका सही हो जाएगा। ये संगठन, देखो संगठन से ये तीसरा सवाल आया हुआ है, संगठन से ये तीसरा सवाल था, है ना। समाज कार्य के बारे में देखो दिया है कि प्रणाली उपागम में सम्मिलित, यानी देखो जो सोशल वर्क है उसमें ना अप्रोचेस होते हैं, उस अप्रोच के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती है, ये सवाल आपके सामने प्रस्तुत है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तो व्यक्ति और उसके परिवारों के बीच में बहुत जटिल को समव्यवहार करना, उनके साथ लोगों को बदलते वातावरण को बेसिकली सामना करना, इन प्रक्रिया के बारे में भी समाज कार्य उपागम बताता है आपके लिए। फिर उसके बाद कहता है हमारे आसपास जो परिवेश है उससे निपटने के लिए लोगों की क्षमताओं में परिवर्तन करना पड़ेगा। भाई जाहिर सी बात है, आपके साथ ऐसा था ही नहीं कि सभी लोग पॉजिटिव व्यवहार कर ही रहे होंगे, समाज में नेगेटिव भी व्यवहार कर सकते हैं। ग्राहक द्वारा परिवार को निम्नलिखित सम्मिलित किए बिना, देखिए ये ऑप्शन गलत हो गया। कहता है कि क्लाइंट के द्वारा परिवार को शामिल किए बिना भागीदारी करना। बताओ जब कोई चीज़ शामिल ही नहीं होगा तो कैसे पार्टिसिपेट हो सकता है। ये कुछ प्रश्न है, देखो यूजीसी ने ऐसा किया है, यदि आपने सही तरीके से ये समझ कर किया है तो फिर तो सही है, अदरवाइज आपने गलती कर दिया है। अब ये ऑप्शन होगा ही नहीं, नेगेटिव पॉइंट आ गया। जब बताओ आप कह रहा है कि समाज कार्य के बारे में उपागम बताना है, तो उपागम तो जाहिर सी बात है परिवार के साथ अगर कह रहा है तो जब उसके वातावरण के साथ शामिल होगा तो सिंपल बात है भाई कि व्यक्ति और परिवार दोनों एक अहम रोल अदा करेंगे। ऑलरेडी कह रहा है कि उसके बिना ही भागीदारी हो जाए, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता भाई, है ना। बच्चे का प्रथम पाठशाला उसका परिवार, यानी उसका घर, प्रथम शिक्षक उसका परिवार, ये बात आप लोग भली भांति तरीके से जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो उस आधार पे जब वो चीज़ें हैं तो ये डी वाला ऑप्शन कह रहा है कि भाई नहीं होता है, बिना भागीदारी की सारी चीज़ें कैसे हो सकता है, गलत, डी गलत है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए व्यक्तियों और उसके परिवारों की आवश्यकता और समस्याओं की शक्तियों की बात किया गया है, तो मैं कहूँगा ना ए बी सी और ई को देखिए, ए बी सी और ई ऑप्शन नंबर थर्ड, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सवाल, यही सवाल आपके नेट जीआरएफ निकालेंगे, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि बाकी तो सभी बच्चों ने किया है, इजी सवाल वो सभी का है, तो सभी वाले पे मत जाना, इजी वाले पे तो आप काउंट ही मत करो, बात समझ रहे हो ना। ऐसे प्रश्नों को काउंट करो जहां प्रश्न आपको बेसिकली और बच्चों के प्रति आपको अलग कर रहा है ना। आपकी पहचान ऐसे प्रश्नों से है, जो प्रश्न आपके सामने 77 दिखा रहा है। उत्पीड़न के 5 चेहरों को आयरिस जो है मेरियन यंग के द्वारा सुझाए गए थे ये, और मंद से तीव्रता की ओर बढ़ रहा है, मंद से तीव्रता की ओर बढ़ रहा है। तो मंद में देखेंगे तो सबसे पहले शोषण, डी, धीरे धीरे तीव्रता की तरफ बढ़ना है आपको। फिर उसके बाद सीमांतीकरण, फिर उसके बाद शक्तिहीनता, फिर उसके बाद सांस्कृतिक साम्राज्यवाद,
और फिर उसके बाद हिंसा। अब देखिए सी वाला लास्ट में, यानी आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये वाला विकल्प आपका सही होगा, ये आपको डिफाइन करेगा। देखिए अब यही है ना, इन्होंने पहला ऑप्शन को चुनाव किया, यही आपको अलग कर रहा है, ध्यान रखिएगा। रेंज को निम्न में से निम्न रूप से परिभाषित किया। अब देखो रेंज सबको पता है, मैंने आपको बताया भी है कि 10 से 20 है ना। अब ये आपका क्या है, लघु भाग है, ये 20 क्या है, उच्च भाग है। इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो वर्गों का अंतर है। तो देखिए वितरण में लघुत्तम और बृहत्तम मूल्यों के बीच का अंतर, यानी आपका ऑप्शन थर्ड जो है ये करेक्ट है। ये रेंज मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, ये जब मैं MPPSC वगैरह का करवा रहा था तो उसमें आप लोगों को लिंक भी दिया था इसका, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये, अब आपके सामने ये 79, ये आपको अलग करेगा और बच्चों से अलग करेगा। ये कौन सा कथन सामुदायिक कार्य के लिए संरचनात्मक परिवर्तन मॉडल के बारे में सही स्टेटमेंट है। संरचनात्मक परिवर्तन के संदर्भ में ये सवाल दिया गया है आपके परिप्रेक्ष्य में। तो देखिए एक तो जमीनी स्तर पर प्रचलित स्थितियों में हस्तांतरण करना, वैकल्पिक राजनीतिक विचारधारा को अपनाना, सूक्ष्म एवं बृहद वास्तविकता की, जहाँ वास्तविक शब्द होता है, मैंने पहले भी ट्रिक बताया था, अगर नहीं आता तो आप उसको ट्रिक सही कर लीजिए, और ये सही भी है। समूह के बीच में समुदाय की शक्ति पुनर्वितरण, ये भी सही कर लीजिए। सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रम और सेवाओं का आकलन करना, कौन कर रहा है भाई, ये सरकार का काम का आकलन। ये संरचनात्मक मॉडल गलत जवाब है, ये होगा ही नहीं। संरचना, हाँ अगर आप यहाँ पे कोई सामुदायिक कार्य के अंतर्गत कहता कि कोई समुदाय के अंतर्गत कार्यक्रम चलाया जा रहा है ना, अब वो कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है वो कार्यक्रम गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही हो तो आप कहते ठीक था। लेकिन यहाँ तो समुदाय के अंतर्गत संरचनात्मक परिवर्तन का मॉडल है, उसके बारे में बात की जा रही है, तो सिंपल बात है, ये कार्यक्रम वाला टॉपिक हटा दीजिए। तो आप ABCD को लगाइए, ABCD पहला ऑप्शन में है तो आप पहले ऑप्शन को क्लिक कर लीजिए। यही चीज़ है कि अगर आपने सही तरीके से प्रश्नों को पढ़ा है तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। अब देखिए सामाजिक नियोजन मॉडल सामुदायिक कार्य का संकेत दे रहा है। अब देखो सामाजिक नियोजन का मॉडल है, अब ये मॉडल कम्युनिटी वर्क को संकेत कर रहा है। किस परिप्रेक्ष्य में संकेत करेगा, कार्यकर्ता, कोई कार्यकर्ता एजेंसी कल्याण आवश्यकता में विद्यमान सेवाओं का आकलन करने के कार्य हाथ में लेता है, ये आपका सही बात है। देखो कार्यकर्ता एजेंसी आंदोलन उत्पन्न करने का मुद्दा उन्मुखी कार्य में हाथ लेता है। देखो मेरा कहने मतलब कोई भी कार्यकर्ता ऐसे थोड़ी है कि सामूहिक के माध्यम से चलो आंदोलन शुरू कर देगा, ये सामुदायिक कार्य का संकेत नहीं है भाई। आपको देखना किस परिप्रेक्ष्य में, सामाजिक नियोजन के मॉडल के परिप्रेक्ष्य में देखना है। तो बी आपका गलत है। सी आपका कोई भी कार्यकर्ता एजेंसी के साथ सामाजिक विषयों पे जनमत को गोल बंद करने को हाथ में ले लेना, जनमत ये भी गलत हो जाएगा। कार्यकर्ता एजेंसी सरकार के तख्ता पलट, अब ये तो सिंपल सी बात है भाई, ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में देखो फंड जुटाने की बात होती है। अब ऐसा थोड़ी है कि फंड जुटा रहे हो तो सरकार की तख्ता पलट वाली काम कर दोगे भाई, सरकार ही बदल दोगे यार, सिस्टम ही बदल दोगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये भी सवाल अच्छा था और पहला ऑप्शन सही था। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बेसिकली बहुत ही प्रभावित क्वेश्चन है ना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। प्रश्न इजी तो हैं, इसके बाद जो सवाल आया समझो वो सरल आया ना, इसके बाद जो सवाल आया वो सरल आया, या तो कुछ सीधा सी बात है। अब देखिए एक सवाल ये कि लीना डोमिनेली का नाम है, मैंने इनकी पुस्तकों के बारे में आप लोगों से कई बार बता चुका हूँ। आप कह सकते हैं कि एंटी ऑपरेस्ड सोशल वर्क थ्योरी एंड प्रैक्टिस करके किताब है, ये किताब इनका सही है। तो सेकंड, अब ये तो फैक्ट है, अब ये आपको पता होना चाहिए, और ये पता तब होगा जब आप लोग पढ़ेंगे उस चीज़ों को। अब यहाँ पे देखिए सामाजिक आंदोलन के चरण है, ये भी मैंने आपको बताया था, लेकिन ये चरण तो यही थे लेकिन इसका नाम नहीं बताया था मैंने आप लोगों को। ठीक है, अर्मंड एल मॉस का है 1975 का नाम आ गया, बाकी स्टेप वही शामिल यहाँ पे जो है बेसिकली किए गए हैं। तो मेरा कहने का आशा यहाँ पे आप सबसे पहले क्या रखोगे, प्रारंभिकता, ये सबसे पहले ई आ जाएगा, और ई देखिए यहाँ पर भी है। उसके बाद देखिए संलयन शब्द को शामिल करिएगा। आपका संलयन में आप ए देखिए यहाँ पर जो दूसरा वाला ऑप्शन बनेगा, ठीक है, यहाँ पे जो दूसरा वाला ऑप्शन बनेगा ये ऑप्शन आपका सही जाएगा, ये सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही है। सामाजिक आंदोलन आपका शायद चौथे यूनिट में है, वहाँ मैं आपसे जिक्र करूँगा। सोशल एक्शन के बाद यही शब्द आएगा, सामाजिक आंदोलन। ठीक है, मैं बताऊँगा आप लोगों को। 83 नंबर का सवाल यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित में से मनोविज्ञान व्यक्तित्व को, देखो पर्सनालिटी मैंने अभी आपको हाल ही में पढ़ाया है, और यदि आपने जो मेरे द्वारा PDF भेजी गई है संपूर्ण शिक्षा शास्त्र की PDF, उसमें आपको मिलेगा देखना एलपोर्ट की परिभाषा।
व्यक्तित्व में वो भी। अल्पोर्ट ने कहा व्यक्ति के भीतर उन मनोकायिक प्रणाली को गतिक संगठन जो उसके पर्यावरण के प्रति विशिष्ट समायोजन को निर्धारित करता है, ये परिभाषा अल्पोर्ट के द्वारा दी गई है। और ऑप्शन यहाँ पर तीसरा सही होगा, ना कि कार्ल रोजर्स। यहाँ पर देखो कार्ल रोजर्स लगाया, इसलिए बार बार कह रहा हूँ ये चूजन ऑप्शन को आप लोग सेलेक्ट मत करिए, इसको मत ध्यान दीजिए। बाकी जो मैं आपको बता रहा हूँ उस पर फोकस करने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, संगठन के मानव संसाधन की भर्ती हेतु चरणबद्ध प्रक्रिया को व्यवस्थित कीजिए। 84 आपके सामने सवाल, और आप आसानी से मुझे इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि सबसे पहले नियोजन यानी हायरिंग की आवश्यकता की पहचान होती है। अब ढूंढ लेती है आपसी। अब ये सभी बच्चों ने किया है सही, ये सभी बच्चों ने सही किया है, इस सवाल को मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद दूसरे पे कार्य वितरण कब तैयार करना, आप आसानी से यहाँ पर CEADB को लगा सकते हैं। और लास्ट में देखो ना, मूल्यांकन तो लिखा है, नियोजन तो लिखा है, लास्ट में मूल्यांकन और नियोजन ही तो आता है ना, यही आता है। और सही जवाब यहाँ पर चला जाएगा आपका क्या, बी वाला, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, संगठन के उसके संस्थापकों के साथ मिलान कीजिएगा। अब आसानी से आप बता सकते हो, है ना। अब देखो, सत्य शोधक समाज में क्या ज्योतिबा फूले, आर्य समाज में दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज में राजा राम मोहन राय, आर्य महिला समाज में 1882 की है ना पंडिता रमाबाई की। तो सही ऑप्शन क्या जा रहा है, पहला गया है, पहला सही हो गया। अच्छा, हो क्लास में कि चले गए हो आप लोग, बताओ भाई। सर क्लास क्लास में। चलो बहुत बढ़िया, देखो अच्छा लग रहा है ना पेपर। देखो अब आपको समझ में आ रहा है कि पेपर टफ भी है, इजी भी है। इजी तब है जैसा आपके लिए, वैसे अदर के लिए इजी। टफ देखो ये वाला सवाल कहता, निम्न में से प्रबंधन के किस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को एक वरिष्ठ मतलब सुपीरियर की रिपोर्ट करनी चाहिए। अब देखो मैनेजमेंट के किस सिद्धांत के अनुसार ये बात हो रही है, तो मैं आपसे कहूँ कि कमांड, जैसे कमांड की एकता, कमांड मीन्स कमान होता है, तो प्रबंधन के एक कमान की एकता के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को एक सीनियर की रिपोर्ट करनी चाहिए, ये आपका सही है। केंद्रीकरण गलत, नियंत्रण की स्थिति गलत, श्रम विभाजन भी गलत। वैसे तो अगर मैं बात करूं किसी भी ऑप्शन की तरफ अगर आप जाएंगे, वो कभी भी प्रबंधन की एक सिद्धांत को रिलेट कराएगा ही नहीं। वो सिद्धांत जो बेसिकली प्रत्येक कर्मचारी को एक सुपीरियर की रिपोर्ट करने के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हो, तो वो आपका केवल, जैसे मान लीजिए कोई भी परिप्रेक्ष्य अगर हम बात करेंगे किसी दिशा निर्देशन के मार्गदर्शन के परिप्रेक्ष्य में, तो ऑप्शन आपका थर्ड ही आपका सही जाएगा इस प्रश्न का, ना कि पहला केंद्रीकरण को लेकर। विघटन विकार, देखो यहाँ पर एक सवाल, ये बड़ा आसान सा सवाल है। देखो यहाँ जैसे इसको ना डिसोसिएट डिसऑर्डर है ये। अब इसकी विशेषता इसने पूछा है, इसकी विशेषता में तो आप में से शायद कोई बच्चा मुझसे पूछा भी था इस सवाल को लेकर, मुझे एग्जैक्ट याद भी आ रहा है। तो एक पॉइंट तो आपका ये तो पक्का है कि विघटनशील स्मृति लोप आपका यहाँ पे रहेगा। दूसरा एक व्यक्तित्व लोप को लेकर भी कह सकते हो, और विसिद्ध विकार भी आप कह सकते हो। यह आपका डिजीज़ वाले में मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। चिकित्सा और मनोचिकित्सा समाज कार्य के अंतर्गत इस बार डिसऑर्डर को ये भी मैं शामिल करूँगा। और एक आता है लकवा और अंधापन भी, सॉरी लकवा अंधापन नहीं आएगा, सॉरी। यहाँ एक आएगा आपका विघटनशील और पहचान, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो आपका यहाँ पर ये क्राइटेरिया, ये विशेषता साफ, अगर आपको बताऊँ गूगल भी आप अगर करोगे ना इसका ना, तो सीधा सीधा इसकी विशेषता यही 3 ऑप्शन दिखाएंगे, पक्का बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। यही आपका बताने वाला। तो ABD को चुनाव करिए, ABD ऑप्शन पहला दिया हुआ है, AF ऑप्शन आपका पहला सही है, ठीक है। ऐसे सवाल है। आगे बात करते हैं, सामाजिक बीमा को निम्न में से परिभाषित किया जा सकता है। वैसे तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, कर्मकार नियोजकों और राज्य के अंशदान के रूप में, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर शोध के, रिसर्च से सवाल है ये, देखो शोध के उस प्रकार को निम्न में से क्या कहा जाता है जिसमें कोई शोधकर्ता यानी आप और शोधकर्ताओं का एक दल हो रहा है, उसमें गुणात्मक और परिमाणात्मक मतलब गुणात्मक और मात्रात्मक उपागम के तत्व जो है शामिल है ना, उसमें तत्व वो शामिल है। तो क्या होना चाहिए, मिश्रित विधि होनी चाहिए, है ना, मिश्रित विधि होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बताइए,
यहाँ सही जवाब ये वाला क्या था? दूसरा वाला सवाल क्या था? सामाजिक बीमा को लेकर परिभाषित करना, कर्मकार और नियोजकों। हाँ ये सही है, सही है। 88 का आपका पहला वाला ही सही चला जाएगा, ठीक है, सही है। और उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? मिश्रित विधि हो जाएगा, जहाँ पे बेसिकली गुणात्मक मात्रात्मक दोनों शामिल होगा, और वो मिश्रण ही का पार्ट होगा, ऐसा कोई अलग पार्ट ही नहीं बनेगा। बाल विकास के 5 चरण बताइए। बाल विकास के 5 चरण बताइए। बाल विकास के 5 चरण बताइए। और यहाँ 5 चरणों में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले नवजात होगा। अब ढूंढ लीजिए, सबसे पहले नवजात ही होता है भाई ना। क्यों याद नहीं आ रहा है? अरे मैंने अभी आपको हाल ही में बताया था, प्रसव की अवस्था, फिर प्रसवावस्था, फिर बाल्यावस्था। उन परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें विकासात्मक चरण में सबसे पहले यही आता है, ठीक है। तो सी वाला आपका यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा ना, पहला वाला ऑप्शन सही है आपका, यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, और भी चीज़ें देखते हैं, है ना। सही जा रहे हैं ना आप लोग? कहीं अभी बेसिकली मुझे लग रहा है कि आप लोगों को प्रश्न भी कुछ ऐसे ही मिल रहे हैं। अब थोड़ा सा लग रहे हैं कि भाई ऐसे प्रश्न हैं। देखो जब आप एग्ज़ाम दे के आते हो तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि लगता है कि ये भी सही होगा, ये भी सही, क्योंकि आप अपने तर्क और अपने विचार को वहाँ पे रखते हैं, है ना। बात अच्छी बात भी है। हालांकि यहाँ पे देखिए एक सवाल, इंटरेक्शनेटिलिटी शब्द दिया गया है। इंटरेक्शनेलिटी शब्द दिया गया है, ये शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया है? ये शब्द आपके सामने है, क्या इसका जवाब होना चाहिए प्लीज़? इसका मतलब एक प्रकार से अगर मैं बात करता हूँ, अंतर अनुभागीयता बोला जाता है इसको क्या बोला जाता है? अंतर अनुभागीयता बोला जाता है, ठीक है। या आप इसे कह लीजिए प्रतिच्छेदन शब्द। प्रतिच्छेदन शब्द मतलब सामाजिक श्रेणियों जैसी जाति, लिंग, वर्ग, कामुकता और क्षमता के बीच में जो अंतर संबंध होता है, जो सभी एक व्यक्ति के अनुभव और अवसरों को आकार देता है। इन्हीं शब्द को सर्वप्रथम किस विद्वान ने प्रतिपादित किया था? तो मैं आप सबसे कहूँगा कि किम्बरले क्रेन्सा का नाम आप लोग लगाइएगा, ये ऑप्शन आपका सही चला जाएगा, ठीक है। यह ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये मैं आपको बताऊंगा आने वाले टाइम में कि इंटरसेक्शनलिटी शब्द जो है वो किन चीज़ों को रिलेट कराता है, ये मैं आपको आगे क्लास में बताऊंगा। लेकिन यहाँ आप ध्यान रखिए कि ये एक सामाजिक सिद्धांत है, याद रखिएगा, ये एक समाज का सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। और इस सिद्धांत में मनुष्य की विलक्षण पहचान नहीं हो पाती है, तो हर मनुष्य का चरित्र अनेक पहचानों का परिणाम बन जाता है, जैसे जेंडर, जाति, सामाजिक वर्ग, धर्म, वंश इत्यादि चीज़ें, ठीक है। तो ये बेसिकली सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित विधानों में से लागू कीजिए कालक्रमानुसार। अब देखिए ये बड़ा आसान सा सवाल है, मुझे जहाँ तक उम्मीद है मैंने आप लोगों को कई बार ट्रिक के माध्यम से भी इस सवाल के बारे में बताया है, ठीक है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो किशोर न्याय बालकों को देखरेख और संरक्षण अधिनियम कब आया था? 2015, यही ना हुआ था? बोलिए, अरे कुछ तो आप भी बोला yes, है ना, सारा बोल रहा हूँ मैं ही। एक अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम है, ये 1956 है। परिवीक्षा अपराधी जो है अधिनियम है, ये 1958 है ना। और स्वापक औषधि है ना, स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम है, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है, ये 1985। कारखाना अधिनियम फिर कब है बताइए अनिल जी? आसान सा भाई, कारखाना सर 1948 1948 कारखाना अधिनियम। चलो अब बताइए कारखाना अधिनियम, कारखाना है कि कारगार अधिनियम? अरे क्या सॉरी सर कारगार है। कारगार अधिनियम है, तभी मैं कह रहा हूँ 1894 करिए, 1894। मैं सोचा कारखाना लिखा हुआ है ये, है ना। चलो 1894 कर लीजिए। अब बताइए ऑप्शन। अब तो क्रम तो लगा ही सकते हो आप लोग, क्रम तो लगा ही सकते हैं भाई। सबसे पहले क्या आया था? अगर मैं आपसे बात 1894 कारगार अधिनियम। तो बस आप देख लीजिए, जहां पर ई हो उसको चुन लीजिए। अब आगे पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं। सेकंड।
तो ये अगर आपको पता है तो आप आसानी से कर सकते हैं ऐसे में, है ना। और इसके लिए मैंने बताया भी था कि अगर मान लीजिए 2 आपको पता है, 3 आपको पता नहीं, 2 आपको पता नहीं, तो उन परिप्रेक्ष्य में भी मैंने आप लोगों को उसका ट्रिक पढ़ाया है। बताओ, बताया ही नहीं? ट्रिक बताया है, बोला है भाई, ट्रिक बताया है। पुराने बच्चे होंगे उनको पता होगा, अभी आप लोग नए हो, है ना, इसलिए हो सकता है ना। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन आपके सामने आया कि NSSO, अरे भाई अब बता दो। ये तो आसान सा सवाल है, मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, आप आसानी से इस सवाल का जवाब मुझे दे सकते हैं। दूसरा वाला पढ़ो, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, क्या दूसरा ऑप्शन में है ये? यही तो सही है, भारत सरकार की सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन एक संगठन है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय। और ये इस प्रक्रिया में अगर हम लोग बात करते हैं, यही ऑप्शन आपका सही है, यानी सेकंड वाला, है कि नहीं? यस। अब देखिए इस महान भाव ने तीसरा लगा के आया है, निम्न में से कौन सा मंत्रालय FCRA शिकायत और विनिमय को देखता है? ये 94 नंबर का सवाल, आप आसानी से जवाब इसका दे सकते हैं, गृह मंत्रालय। अच्छा ये देखो, किसी बच्चे ने पूछा था मेरे से, है ना, याद आ रहा है नहीं आप लोगों को? जब मैं एक बार आप लोगों हाँ को सर, बता पूछा रहा था था सर। तो मैंने कहा था कि वहाँ पर जो रोल प्ले करता है वो गृह मंत्रालय करता है। देखो यहाँ पे गृह मंत्रालय ही दिया हुआ है ना, मैंने बताया भी था उस समय, गृह मंत्रालय। आगे बात करते हैं, समाज कार्य अभ्यास में सामाजिक निदान यानी सोशल डायग्नोसिस दृष्टिकोण आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? ये सोशल मैरी। डायग्नोसिस, क्या बात है, क्या बात है, ये तो सभी बच्चों का है, तो इस नंबर को काउंट मत करिए आप लोग, है ना। इस पे तो आपको तो बल्कि आपत्ति जतानी चाहिए कि भाई यार ये ऐसा सवाल क्यों दे दिया जो सबको पता है ना। वह सवाल दे जहां हम काउंट हो सके। जैसे स्वास्थ्य के बारे में राष्ट्रीय नीति आपको पता होना चाहिए 2017। अगर आपसे कहा जाए कि युवा के बारे में राष्ट्रीय नीति, तो आपको पता होना चाहिए 2023 युवा के बारे में राष्ट्रीय नीति। अच्छा चलो देखते हैं फिर आगे, स्वयंसेवी संगठनों के बारे में राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय नीति बताइए 2007, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, यही ना सही होगा? यही आपकी सही जवाब होगा। ये सभी मॉडिफाई का पार्ट हो जाते हैं। और मैं आप सबसे यहाँ पर कहना चाहूँगा कि विकल्प जो जा रहा है वो पहले का 4, दूसरे का 1, तीसरे का 2 और चौथे का 3, विकल्प आपका 4 है, विकल्प आपका 4 है। आगे देख लीजिए एक बार और, अगला सवाल कहता है अधिनियम के संदर्भ में विधान दिए गए हैं, इनको आप लोगों को सही माध्यम से टिक लगाना है। तो मैं अगर 1833 की बात करूंगा तो दास्ता उन्मूलन का नियम, देखो मैं जब पढ़ा रहा था 19वीं शताब्दी में बदलाव को लेकर, तो वहाँ दास्ता का अधिनियम या उसके उन्मूलन पर बात किया है। फिर 1986 की बात करूंगा तो ये बाल श्रमों और निषेध विनिमय अधिनियम का पार्ट बनेगा। और जब मैं आप लोगों से 1948 की बात करूँगा तो फैक्ट्री एक्ट बन जाएगा। अभी देखो आप लोगों ने कारखाना अधिनियम बता रहे थे। और 1856 की बात करेंगे तो विधवा पुनर्विवाह हो जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का नाम आप देख सकते हैं ये सवाल। और सही ऑप्शन क्या होना चाहिए प्लीज़ एक बार बताइए, क्या 4 विकल्प सही होना चाहिए? बिल्कुल विकल्प 4 सही है, विकल्प 4 सही है। निम्नलिखित में से बताइए संयुक्त राष्ट्र की प्रथम अधिवास गृह नेबरहुड गिल्ड की स्थापना। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ ऑलरेडी संयुक्त राज्य अमेरिका का नेबर गिल्ड, वहाँ अभी एक ऊपर दिया हुआ था कि अमेरिका का बताइए कौन कौन सा पार्ट आता है अमेरिका में, तो वहाँ पे देखो नेबर गिल्ड भी था अमेरिका में, वहाँ पे नेबर गिल्ड भी था, नेबर गिल्ड भी था। यहाँ पर क्या होना चाहिए? नेबर गिल्ड प्रथम अधिवेश में आपका जवाब क्या होना चाहिए? क्या जेम्स एडम्स होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल वही ऑप्शन सही होगा। मैंने देखो कल भी आप लोगों के साथ उनका हरिओम का पेपर देख रहा था, मैंने वहाँ पर भी साथ जिक्र किया था, है ना। आगे देखिए NCW का पूरा नाम बताइए, NCW का पूरा नाम। भाई ये तो इतना आसान सवाल, इससे आसान सवाल हो ही नहीं सकता। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। बस यही आपका सही जवाब होगा। अच्छा पता है ये क्या है? किसी को पता आ रहा है? ये समझ में आ रहा है ये क्या है? याद आ रहा है किसी को? ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग। अब तो आसान है, इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, है ना।
भाई इंग्लिश वाले बच्चे भी तो होंगे, इसी के बारे में सुने होंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग काफ़ी फेमस जी है। सर। बाकी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ये एक प्रकार कंफ्यूज करके इंग्लिश में दे दिया। अब तो बच्चे सर ये राष्ट्रीय महिला आयोग जो है सर, ये WCT के अंतर्गत आता है क्या? एक वैधानिक निकाय है ये महिलाओं को बेसिकली, तो आप ऐसा कह सकते हैं WCD। WCD क्या होता है ये वुमेन, क्या ये क्या बता रहे हो आप, फिर से बताओ। हाँ सर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नहीं, ये तो महिला के लेकर अगर हम बात कर रहे हैं तो भारत सरकार की एक वैधानिक निकाय है, और ये महिलाओं को प्रभावित करने वाली सभी नीतिगत मामले हैं, तो बच्चों को संबंध में नहीं है। ओके सर, ओके। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक कार्य का घटक है? सामुदायिक कार्य का घटक 100वें नंबर का क्वेश्चन। अब आप मुझे बताइए इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए। पहले तो लक्षित जनसंख्या होनी चाहिए, फिर समुदाय के भीतर का समूह होना चाहिए, फिर उसके बाद महत्वपूर्ण व्यक्ति होना चाहिए, बिल्कुल बात सही है। फिर उसके बाद एजेंसी होनी चाहिए, ये भी बात सही है। व्यक्तिगत और समूह का लक्ष्य बताओ, समुदाय का कंपोनेंट कहोगे, क्या ये समूह है? समुदाय कार्य ऑलरेडी है, तो समुदाय कार्य में समूह और व्यक्ति क्यों रखोगे? व्यक्ति रखोगे तो केस वर्क बन जाएगा, ग्रुप रखोगे तो ग्रुप वर्क बन जाएगा, तो ये तो बी हटा दीजिए भाई, बी को हटाइए ना, और बी को हटाकर बोलिए क्या ऑप्शन जा रहा है, ACD जा रहा, सेकंड ऑप्शन सही हुआ कि नहीं बताइए? सही हुआ? हाँ सर, सही है, सही है। तो ये है सवाल। मैंने आपसे 100 क्वेश्चंस या 50 क्वेश्चंस आप लोगों से डिस्कस किए हैं। अब 50 क्वेश्चंस रखते हैं पार्ट सेकंड के लिए, और ये भी आप लोगों को देखो, मैं हालांकि यहाँ पर पढ़ा चुका हूँ। ये अभी देखो अल्बर्ट बंडूरा के बारे में हम लोगों ने देखा है, बाकी ये 3 विद्वान के बारे में पढ़ लेंगे। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, अल्बर्ट बंडूरा। आप सी का एक में देखिए, सी का समस्या समाधान आपका यहाँ पर भी है, एक आपका यहाँ पर है। सर, समस्या समाधान हैरी पर्लमैन। पार्लियामेंट का, तो यानी बी का 3 देखिए, बी का 3 यहाँ पर भी क्या बात है? प्रकारात्मक सर जैसे टैप, ये देखो चौथा, एक का चौथा। बहुत चालाक है ये। प्रकारात्मक सामाजिक प्रकरण का उपागम जैसे। अगर हम लोग बात कर रहे हैं आप लोगों से, तो मैं आप लोगों से क्या नाम चाहूँगा? जस्सी ट्राफ्ट का नाम कहूँगा। बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर। अब ए का 4 देख लीजिए, आपका सही जवाब हो गया 4 वाला, ठीक है ना। परिस्थितिकी में भी आप देख सकते हो, परिस्थितिकी प्रणाली के अगर रूप में अगर हम लोग बात करेंगे, तो ऐसे प्रोसेस में भी आप लोग जो है जर्मेन एंड हर्टमैन का नाम शामिल कर सकते हैं। तो 101 का आपका विकल्प हो गया 4, ठीक है। मैं चाहता हूँ आज के लिए इतना ही रखिए आप लोग, है ना। शाम की क्लास फिर एक आध ले लूँगा मैं आप लोगों को, 50 क्वेश्चन वहाँ पे कवर कर दूँगा, ठीक है ना। हाँ सर, हाँ कर सर, दूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ अभी तक आप लोगों को कमेंट ये करना है, अब बताना है मुझे कि 50 में से आपने कितने क्वेश्चन किए हैं सही, ठीक है। 50 में से मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ निर्धारित आप लोगों की है। इस कट ऑफ में मैंने आपको पहले भी बताया है कि देखो ये 202 के बीच में हो सकता है, ये 196 के बीच में हो सकता है, ये 194 के बीच में हो सकता है, ये 180 कर लीजिए, 180 के बीच में हो सकता है, ये 178 हो सकता है। तो ये JRF का है, ये JRF का कट ऑफ है, ठीक है। और ये इन्हीं के बीच में आने वाला। तो पेपर तो बड़े आसान है, पेपर तो बहुत आसान है, आप आसानी से देख भी रहे हो, तो थोड़ा सा कट ऑफ नंबर आगे जाएगा। इनके बीच में आ रहे हो तो आप लोगों का तय है कि JRF होना, ठीक है। पेपर इजी था, ऐसा कोई चीज़ नहीं मिला है अभी तक मुझे यूनिक लगा हो, या पेपर टफ लगा हो, या मुझे ये कि मैंने आपको पढ़ाया ना हो, है ना। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो मैंने आपको पढ़ाया नहीं, सारी चीज़ें आई हैं जो आप लोग बेसिकली उन शब्दों से रूबरू हैं। बेनिफिट आपका यही होगा, आपको बता दो दिसंबर स्टूडेंट को लिए कि क्लास आप लोगों को पर डे लेना है। वो चीज़ें तब याद होती हैं जब बराबर आप रेगुलर क्लासेस में रहेंगे, है ना। तो इसलिए कभी भी क्लास को गैप ना करें आप लोग, इम्पॉर्टेंट क्लास होता है। और आप सोचो अगर आपका नेट निकल जाता है, JRF निकल जाता है, तो कितनी अच्छी बात होगी आप सबके लिए, कितनी खुशी की बात होगी। जहाँ कभी वैकेंसी निकाली भी जाती है तो नेट क्वालिफाई मांगा जाता है, JRF मांगा जाता है आप लोगों से, है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास नेट JRF है तो आप आसानी से जॉब प्राप्त कर सकते हैं, और वो भी अच्छी खासी जॉब है। ऐसी बात नहीं कि इसमें कोई क्या नाम है मोटा काम हो रहा है। मोटा काम का मतलब ये नहीं लेबर टाइप वाला काम, ऐसा थोड़ी ना है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हो, लेक्चरर बनने जा रहे हो, और उसके बनने के लिए सिंपल सी बात है नेट और JRF होना चाहिए। सर मेरा एक क्वेश्चन था आपसे। जी
जी बताएं। सर असिस्टेंट प्रोफेसर की सर सैलरी क्या होती है गवर्नमेंट नॉर्म्स में? देखिए, अगर मैं आपसे बात करता हूँ सरकार की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सैलरी होती है अलग अलग जगहों पर बेसिकली निर्धारित होती है ना। अलग अलग आयोग है, या आप कह लीजिए मध्य प्रदेश में अलग है, बिहार में अलग है, दिल्ली में अलग है ना। तो बेसिकली इस पे 39 जो है, अगर हम बात करते हैं 50-60 समथिंग में, आई थिंक ये शायद दिल्ली में है, इस समय चल रहा है 50 से 60 के बीच में, है ना, ये असिस्टेंट प्रोफेसर का। ठीक है, ये दिल्ली में चल रहा है। यूपी में 52 से लेकर 55 चल रहा है ना। यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर का वेतन बेसिकली, है ना, ये सैलरी है। ठीक है, इस तरीके से सबके अलग अलग है, मतलब आयोग ने अलग अलग तरीके से वहीं जिक्र किया है। राजस्थान में 63.300 टू 75 के बीच में है राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर की, ठीक है, सैलरी। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं बेसिकली। वहीं अगर आप लेक्चरार हैं तो लेक्चरार की सैलरी 44.5 है ना, टू 54 समथिंग या 55 के आसपास बेसिकली जाती है इनकी भी सैलरी, लेक्चरार की भी, ठीक है, पर मंथ। तो अच्छी खासी सैलरी भाई, है ना। हाँ सर, अच्छी खासी है। अच्छी खासी सैलरी है। अब ऐसा नहीं कि आप लोगों को तकलीफ होगी इतनी पेमेंट लेने में, और ऐसा भी नहीं कि आपको सैलरी इसमें, आप प्राइमरी टीचर मत समझिएगा कि इसमें सैलरी रुक जाती है ना। इसमें सैलरी रोकते नहीं है भाई, जाहिर सी बात है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, है ना, तो आपकी सैलरी थोड़ी रोका जाएगा। ठीक है, आपकी सैलरी आपको सीमित, आपके निर्धारित समय पर मिल जाता है। ठीक है, बस यही सैलरी अगर आपको प्राप्त करनी है तो इसके लिए स्टडी करनी है भाई। क्यों सर? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, अच्छे से स्टडी करो, बढ़िया से पढ़ाई करो और निकालो नेट JRF। वैकेंसी आती रहती है हमेशा। प्राइवेट में भी अच्छी खासी जॉब है इसकी, मतलब अच्छी सैलरी है, ऐसा नहीं गवर्नमेंट में, प्राइवेट में भी है इसकी अच्छी सैलरी है ना। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ मैं आप लोगों के लिए। एक बार फिर मैं आप लोगों से जुड़ूंगा पार्ट 2 के लिए। ये पार्ट 1 था जो मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया है। ठीक है, हाँ सर, इसकी क्वेश्चन PDF अभी सेंड कर दीजिएगा।